चलो, हम लोग दुर्खिम को पढ़ लिए थे, दुर्खिम की पुस्तकें पढ़ लिए थे, है ना। अब हम अभी क्या पढ़ेंगे, दुर्खिम की जो अवधारणा है वो बता चुका था, है ना। अभी आप लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आना है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो समझ में आएगा ना। जो चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं जो बताऊंगा मैं, वो नेट, सेट, AP, मतलब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में जितने भी चीज़ें, है ना, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड है पूरा, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना है ना, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो, आज कल हम लोग, मैं आपको कुछ बताया था जिसमें लेबर ऑफ डिवीज़न बताया था ना, किस प्रकार से श्रम विभाजन होता है और श्रम विभाजन की कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या करते हैं श्रम विभाजन में, क्यों आवश्यक है श्रम विभाजन करना, श्रम विभाजन के मुख्य कारक क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताया था, है ना। रागेश्वर चिंतन बताया था ना ऐसा। अब उसी में मैं आगे एक और कदम बढ़ा था, जो क्या है, कहाँ बढ़े थे अपन, सामाजिक एकता की ओर, देखिए सामाजिक एकता की ओर बढ़े थे ना। चलो, सामाजिक एकता में मैं दो चीज़ बताया था, है ना। सामाजिक एकता या उसी को सामूहिक एकता बोलेंगे, ठीक है। दुर्खिम की सामाजिक एकता के सिद्धांत, ठीक है। इसको अच्छे से पूछने की जिम्मेदारी दे रही है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, सामाजिक एकता। सामाजिक एकता के सिद्धांत, यह अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तुत किया है, दुर्खिम ने प्रस्तुत किया है ना। तो मैं दुर्खिम ने सामाजिक एकता की अवधारणा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई। पहला क्या बताया था, कानून, कानून बताया था, कानून व्यवस्था बताया था, और दूसरा मैंने इसमें बताया था एकता के प्रकार, है ना, एकता के प्रकार बताया, ठीक है। ये एकता के प्रकार बताया था, है ना। जो कानून व्यवस्था है, इस कानून के अंतर्गत मैंने आपको दो चीजें बताई थी। कौन कौन सा कानून, पहला क्या है, दमनात्मक, और दूसरा क्या है, क्षतिपूरक व्यवस्था, है ना। और इसमें मैंने दो चीज बताई, क्या क्या है, साम्यवी और यांत्रिकी, ठीक है। ठीक है, साम्यवी एकता, यांत्रिकी एकता के बारे में आप लोगों ने भी पढ़े होंगे ना। ये थर्ड ईयर में पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, दुर्खिम को नहीं पढ़े, थर्ड ईयर में पढ़े हैं ना, है पढ़ी है सीता, नहीं पढ़ी, इसको पढ़े हैं, है ना, दुर्खिम को पढ़ चुके हैं। इसमें ये जो दंड व्यवस्था है उसको सुनिएगा, है ना। जो दंड व्यवस्था है, ये जो दमनात्मक दंड व्यवस्था था, ये आदिम समाज की व्यवस्था है ना, आदिम समाज। और ये आज के समाज, ठीक है। इसी प्रकार से ये साम्यवी एकता है, और ये जो आंतरिक यांत्रिकी एकता, साम्यवी एकता आज का समाज है, और ये
आदिम समाज, है ना। नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछेगा, यांत्रिकी एकता किस कौन से समाज से संबंध कर रखता है, और इस यांत्रिकी एकता की व्यवस्था क्या क्या है, और मैं व्यवस्था बताऊंगा। तो अभी याद रखना है, यांत्रिकी एकता आदिम समाज, सावयवी एकता आधुनिक समाज, क्षतिपूरक जो है ना, क्षतिपूरक कानून बोल सकते हैं इसको, ये आधुनिक समाज की व्यवस्था है। दमनात्मक कानून, सॉरी, क्षतिपूरक कानून आधुनिक समाज की व्यवस्था है और दमनात्मक आज की व्यवस्था है। ठीक है, मतलब आदिम समाज की व्यवस्था है दमनात्मक। ठीक है, जिस प्रकार से आपने देखा, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कई फिल्मों के माध्यम से कि जब आदिम समाज में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अगर कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य किया, है ना, मान लो कोई व्यक्ति किसी का पैर तोड़ दिया, है ना, किसी का आँख तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, है ना, तो उस व्यक्ति को भी उसी प्रकार का दंड दिया जाता था, है ना। कहने का मतलब ये है, जो अपराधी व्यक्ति जिस प्रकार का आपराधिक कृत्य करता है, अपराधी व्यक्ति जिस प्रकार का आपराधिक कृत्य करता है, उसी प्रकार का उसे क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता था। उसी प्रकार का उसको दंड देना, है ना, दंड दिया जाता था। वो कहाँ होता था, दमनात्मक होता था। दमनात्मक इसका नाम क्यों है, अगर मान लो, है ना, कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य किया है, पैर काट दिया किसी का, है ना, अब उसको पता है कि मैं उस व्यक्ति का पैर काट दे रहा हूँ, तो अगर मैं पकड़ा गया, दंड मुझे मिलेगा, तो मेरा भी पैर कटेगा, है ना। उसको पता है कि अगर मैं उस व्यक्ति का पैर काट दिया हूँ और मैं पकड़ा जाऊँगा तो मेरा भी पैर कटेगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, उस प्रकार के दंड को वो नहीं करेगा, है ना। इसमें जघन्य जो अपराध होते थे, जो जघन्य अपराध होते थे, जो बहुत जघन्य मतलब बहुत बड़ा अपराध होता था, वो अपराध पे नियंत्रण लाने का प्रयास करते थे आदिम समाज में। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक समाज है, इस आधुनिक समाज में क्या किया गया है, क्षतिपूरक कानून व्यवस्था, क्षतिपूरक दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया है ना। अब क्या हो गया है, यदि कोई आदमी किसी का मर्डर कर देता है, मार देता है, तो उसको आजीवन कारावास की सजा देती है ना। जी रहे वो इंसान जेल में रह के अपनी जीवन जो भी दिनचर्या है ना, जेल की जो भी नियम कानून होगा, जो भी व्यवस्थाएं होगी, उस व्यवस्था के आधार पर तो व्यक्ति कार्य कर रहा है ना, जी तो रहे ना वो व्यक्ति, और जिसको मार दिया वो व्यक्ति तो मर गया, है क्या नहीं। तो क्षतिपूरक कानून में क्या होता है, जो दंड विधान है, उस अपराधी व्यक्ति को जिस प्रकार का वो अपराध किया है, उस प्रकार के अपराध के लिए वो क्षतिपूरक कार्य करेगा। तो अगर वो आजीवन कारावास भोग रहा है, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति उस क्षति का पूर्ति कर रहा है, समझ गए। इसीलिए ये दंड विधान, ये कानून, दंड का जो व्यवस्था है, इरमान लुखीन ने दंड की व्यवस्था को दो प्रकार से बताया था, दमनात्मक और क्षतिपूरक। दमनात्मक दंड व्यवस्था, क्षतिपूरक दंड व्यवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट पूछेगा, है ना। इरमान लुखीन ने कानून व्यवस्था तथा आदिम और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में दंड की कौन कौन सी विधानों का चर्चा किया है। ठीक है, क्या बताना है, दमनात्मक और क्षतिपूरक। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, ये हमारा हो गया यहाँ से खत्म। अब हम आते हैं यहाँ से एकता। क्या होता है एकता, लोगों को बांधने का काम करना है ना। जैसे मैंने कल बताया कि जब श्रम विभाजन होता है, तो श्रम विभाजन होने से क्या होगा, लोगों में एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना में वृद्धि होता है, और व्यक्ति एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हो जाता है, एक दूसरे पर आश्रित हो जाता है, और सहयोग की भावना बढ़ती है। तो उसमें समाज में क्या होता है, सामाजिक एकता का विकास होता है। ठीक है ना। अब ये जो सामाजिक एकता है, ये आज की संकल्पना नहीं है ना। ये जो सामाजिक एकता है, प्राचीन समय से सामाजिक एकता चली आ रही थी। उस सामाजिक एकता का स्वरूप में परिवर्तन था, है ना, स्वरूप में परिवर्तन था, और वो था यांत्रिक एकता। और जो प्राचीन समाज में चल रहा था वो यांत्रिक एकता था, और जो आज के समाज में चल रहा है वो क्या है, सावयवी एकता। ठीक है, इसे सावयवी एकता, ये जो सावयवी एकता की अवधारणा है, इस अवधारणा के बारे में हमें और कहाँ जानकारी मिलता है। कोई व्यक्ति है क्या जो सावयवी एकता के बारे में चर्चा करता है, साव्यय के बारे में चर्चा करते हैं, जो समाज को साव्यय कहा है, कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर।
ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके बारे में हमें उनका चर्चा हमें साव्यय के बारे में पता दिया है। और वो जो हर्बर्ट स्पेंसर है किससे प्रभावित होकर साव्यय की चर्चा किया है? डार्विन, है ना, क्योंकि डार्विन की उद्विकासीय सिद्धांत से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने साव्ययी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। और वही साव्ययी सिद्धांत जो है उसको इरमाइल डुर्खीम ने साव्ययी एकता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। समझ गए? हो गया। अब आखिरकार ये साव्ययी एकता क्या है ना, इससे पहले हम इसको देखते हैं, यांत्रिकी एकता, है ना। इस सबको मिटा दूं, ठीक है, हाँ लिख लिए, हाँ चलो देखो, साथ में साथ लिखते जाया करो बीच बीच में, है ना। ठीक है, चलो मैं खुद लिंक भेजूंगा ना ग्रुप में, उसको पहले सब्सक्राइब करोगे तब लाइव वाले को क्लास दे पाएंगे। उसको बोल दिया समझ लो 50 लोग का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए पहले से, भेज दूँगा, ठीक है, कर दूँगा। 50 लोग, कम से कम 50 लोग का हो जाएगा, फिर लाइव क्लास चालू हो जाएगी, बाकी लोग के लिए सुविधा हो जाएगी ना, रेडी। ठीक है, चलो तो ये करूँ, चलो प्लेट को अच्छे साफ करने की जिम्मेदारी कौन समझते वाले लोग का है, ठीक है, इसे करोगे तो भूल जाना। अब हम इस सामाजिक एकता से संबंधित चीजों में से हम पहला जो एकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है? यांत्रिकी एकता। ठीक है, सबसे पहले इस सामाजिक एकता या यांत्रिकी एकता के बारे में हमें कौन सी पुस्तक से जानकारी मिलता है? डुर्खीम के द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कब आया था वो? पूरा बुक याद करके आया हो ना? हाँ, बुक याद किए हो ना? किए? हाँ, पूरा बुक याद करना है। देखो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे थिंकर्स हैं, है ना, अभी से एक एक लोग का बुक याद करते जाओगे तो याद होगा, तो इतना सारा बुक है, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, सब के सब कंफ्यूज हो जाओगे, कौन से बुक किसका है, कौन से बुक किसका है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, अभी तक मेरे भी पूरा याद है ना। बुक्स पूरा याद करना है अभी से, ठीक है, तब जाके वो क्या होता है, अच्छा होता है। अब ये यांत्रिकी एकता हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलता है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 पुस्तक में हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है, या डुर्खीम के द्वारा लिखा हुआ पहला बुक था। और ये जो यांत्रिकी एकता है, यह यांत्रिकी एकता में हमें किस समाज के बारे में जानकारी मिलता है? आदिम समाज, है ना, या ये आदिम सामाजिक संरचना जो होती है ना, आदिम सामाजिक संरचना, किसी आदिम सामाजिक संरचना को हम क्या कहते हैं? यांत्रिकी एकता। ठीक है, हो गया। यहाँ पे मैं वो नहीं लिख रहा हूँ ना, आदिम सामाजिक संरचना। ठीक, आदिम समाज या आदिम सामाजिक संरचना जो है ये यांत्रिकी एकता पर निर्भर था। ठीक है, यंत्र देखिए हो है, ये देखिए साइकिल देखिए ना, सब देखिए नहीं साइकिल है, साइकिल कैसे काम करता है?
उसका काम निश्चित होता है ना। पैडल लगाओगे साइकिल घूमेगी, साइकिल की पहिया घूमेगा। पैडल नहीं लगाओगे, जब तक उसका फ्रिक्शन बने रहेगा, जब तक उसको उसमें शक्ति बनी रहेगी तब तक घूमेगा, उसके बाद एक जगह जाके बंद होता है। ऐसे ही होता है ना, साइकिल ऐसे घूमता है नहीं है, वो यंत्र के जैसे काम करता है, यंत्र मशीन है ना। वैसे ही जो हमारा आदिम समाज था वो यंत्र के जैसे काम करता था, मशीन के जैसे काम करते थे, है ना। कोई निर्भरता हमें, स्पष्ट निर्भरता हमें दिखाई नहीं देता था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, यंत्र के समान काम करने वाले समाज, जो यंत्र के समान एकता जो निर्मित करने वाला समाज था वो कौन सा समाज है, आदिम समाज था। ठीक है, आदिम समाज में ही यंत्र के जैसे चीज़ें हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब इसी में हम देखते हैं यंत्र आखिरकार क्या है ना। यंत्र हम क्यों बोल रहे हैं, है ना। इस यांत्रिक एकता, इस आदिम समाज में जो व्यक्ति थे, आदिम समाज के लोग, समाज के लोगों में विभेदीकरण हमें नहीं प्राप्त होता, विभेदीकरण की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होता है। अब विभेदीकरण क्या है, विभेदीकरण क्या है, विभेदीकरण क्या है, विभाजन। ठीक, और ठीक है, विभेदीकरण हमें दिखाई नहीं देता है। विभेदीकरण का मतलब होता है स्तरीकरण, स्तर, विभेद, अलग अलग काम हमें दिखाई नहीं देता था वहाँ पर। ये जो आदिम समाज के लोग हैं इसके कार्यों में हमें समरूपता दिखाई देता था, है ना। ठीक है, इसी में लिखो, चलो ध्यान देते हैं। इस समय के समाज में कार्यों, समाज में कार्यों में समरूपता, कार्यों में समरूपता दिखाई देता है। कोई विभेदीकरण नहीं दिखाई देता है ना। कोई अलग अलग काम नहीं करते थे लोग, एक ही काम, बस जो काम कर रहा है वो एक ही काम को कर रहा था। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण। हम उसमें विभेदीकरण का अभाव है और कार्यों में समरूपता हमें दिखाई देता है। ठीक है, आखिरकार जो यांत्रिक जो शब्द है ये कहाँ से आया है, यंत्र से लिया गया है, जिसमें समान वस्तु के जैसे लोग काम करते थे। ठीक है, एक वस्तु के जैसे लोग काम करते थे, इसीलिए जो यांत्रिक है ना, यांत्रिक शब्द कहाँ से आया है, यंत्र से, है ना। इसके कारण यहाँ के व्यक्ति, इसके कारण लोग, है ना, समरूपता, लोगों के कार्यों में समरूपता दिखाई देता है। ठीक है, देखिए हो ना, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही काम करते रहता है। जैसे वो साइकिल का पहिया का काम है घूमना है, अगर कहीं पहिया का पहिया का काम घूमना है, और फेबिल और वो जो पैडल का काम है उसको घुमाने का है ना, और फेबिल खराब हो गया तो अटक जाएगा, साइकिल तो पहिया काम ही नहीं करता, रुकता ही नहीं। आप ऐसे रोक के देखो, पैर से नहीं रुकेगा, है ना। तो ये जो समाज था, आदिम समाज, यंत्र के भांति क्या करता था, कार्य करता था। ठीक है, चलो फिर आगे लिखना इसी में, है ना। और मैं इसी को एक चीज और बताया था, कानून व्यवस्था के आधार पर, है ना। ऐसे समाज, ऐसे यांत्रिकी एकता जिस समाज में पाया जाता है वहाँ पे क्या होता है, दमनात्मक, है ना, वहाँ पे दमनात्मक व्यवस्था हमें प्राप्त होता है, दमनात्मक व्यवस्था दिखाई देता है ना। इस समाज में
दमनात्मक दंड व्यवस्था। स्पष्ट परिलक्षित होता है। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े। अब जो समाज आदिम है, जो समाज पुराना है ना, जो समाज आदिम है, जो समाज पुराना है, उस समाज में संस्कृति का विस्तार हुआ होगा, संस्कृति का विकास हुआ होगा क्या? अच्छे से संभव है? संस्कृति का विकास नहीं हो सकता है ना। संस्कृति मतलब आज के समाज से उनकी तुलना करें तो वो संस्कृति से पिछड़े हुए थे, है ना। और इसी समाज को हम क्या कहें हैं? यांत्रिक समाज कहते हैं। ठीक है, लिख देना है तो का। आदिम समाज सांस्कृतिक रूप से विस्तृत था, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए समाज है ये। हो गया। ये कहता है देखो अब इतना कठोर दंड व्यवस्था क्यों, है ना। अभी क्या होता है, अगर आज के समाज में, है ना, आज क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को हानि पहुंचा दे, है ना, मान ले सोनम जो है इसको शीतल को मार दी, एक व्यक्ति है ना, दोनों एक व्यक्ति हैं, तो ये दंड वो अपराधी व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन आदिम समाज में क्या होता था, कोई भी ऐसे आपराधिक कृत्य जो व्यक्तिगत होता था उसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जाता था। लेकिन उस आपराधिक कृत्य के कारण यदि संपूर्ण समाज को कोई हानि पहुंचती है, उस आपराधिक कृत्य के कारण संपूर्ण समाज को हानि पहुंच रहा, तब वो क्या कहलाता था? आपराधिक कृत्य कहलाता था, और उसे इस प्रकार का दंड दिया जाता था। समझ गए? मतलब क्या था बोलने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत, है ना, एक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध अपराध है, लेकिन अपराध, है ना, अपराध नहीं। लेकिन इस कृत्य से, देखो आगे, लेकिन इस कृत्य से यदि संपूर्ण समाज को किसी प्रकार का ह्रास या किसी प्रकार का हानि होता है तो क्या कहलाता था? अपराध कहलाता था। ठीक है, लेकिन इस कृत्य से समाज को हानि होता है तो वो क्या कहलाएगा? तो वह अपराध। ठीक है, तब वो क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है। हो गया? हो गया क्या? चलो, और ऐसे समाज में ये जो यांत्रिकी एकता वाला जो समाज था, इस समाज में व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना, व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना
व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान, कोई स्थान नहीं है ना। किसकी स्थान है? सामाजिक, है ना, सामूहिक भावना का स्थान नहीं है। इसमें सामूहिक भावना, सामूहिक भावना को महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यांत्रिकी एकता। अब यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है सुनना। ठीक है, पहला तो यह क्वेश्चन पूछेगा कि यांत्रिकी एकता इरमाइल जोखिम के किस बुक में इसका उल्लेख है। ऑप्शन दे देगा इरमाइल जोखिम के सभी बुकों का, है ना। क्या क्या बुक है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सुसाइड, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। 4-5 ऑप्शन हो गया, है ना। और इसमें से आपको चयन करना है। तो कौन सी बुक में दिया है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में इसको दिया गया। ठीक है, दूसरा ये कहेगा कि यांत्रिकी एकता में समाज की विशेषता क्या, यांत्रिकी एकता की विशेषता क्या है, यांत्रिकी एकता की विशेषता क्या है। और दे देगा यांत्रिकी एकता आदिम समाजों को प्रदर्शित करता है। पहला आदिम समाज को प्रदर्शित करता है, देख ही रहे हैं हम लोग। दूसरा यह दे देगा कि आदिम समाज, यांत्रिकी एकता वाले समाज में विभेदीकरण का अभाव होता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दे देगा कि यांत्रिकी एकता वाले समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अत्यधिक विकसित है। ये सही है? ये नहीं सही ना, गलत है, क्योंकि वो पिछड़ापन है। हमें यांत्रिकी एकता में सारा चीज, अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आदिम समाज में क्या क्या हो सकता था, उसके बारे में ये पूछा गया है ना। यांत्रिकी एकता के बारे में अगर पूछ रहा है तो आदिम समाज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में वो आदिम समाज आना चाहिए, समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं और जिस प्रकार से यांत्रिकी एकता के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में साम्यवीय एकता। चलिए इसको गीला कपड़ा से साफ करना पड़ेगा, है ना, अच्छे साफ करना है, वाइट सब खत्म होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं साम्यवीय एकता। साम्यवीय एकता भी कहाँ से दिया गया, कौन सी पुस्तक में? हाँ, इसी पुस्तक में, है ना। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी बुक का लेखक कौन है? सर्च करके बताना कर। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी बुक की लेखक कौन है? अभी तक एक ही बुक नाम सुने थे ना, डिवीजन से, तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी सुने हो ना, तो कल बताना इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी का पुस्तक के लेखक कौन है ना। ठीक है, 1912 में जोखिम ने कौन सी पुस्तक लिखी? एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, 1597 में कौन सी, 95 में कौन सा बुक लिखा? 95 में 95 The rules of sociological method। बता सोनम, The new rules of sociological method पुस्तक किसने लिखा? चेंज कर दिया ना मैं। The rules of sociological method, The new rules of sociological method बुक का नाम, बुक किसने लिखा है? बताना क्या। ठीक है,
द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। बता राकेश सर, पता है? कहीं तो देखा हूँ, नहीं बता ना भाई, याद है? नहीं याद? ठीक है, कल बताना, है ना? तो ये जो सावयवी एकता है, ये सावयवी एकता इस पुस्तक में दिया है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। इस पुस्तक के बारे में, इस अवधारणा, इस सिद्धांत के बारे में हमें जानकारी मिलता है। और दुर्खिम ने इस सिद्धांत को, है ना, क्यों दिया? किस समाज के लिए दिया? आधुनिक समाज या वर्तमान समाज के लिए दिया। छोटा छोटा क्यों हो जा रहा है? बेटा हो रहा है ना, दिख रहा है ना? आधुनिक समाज या वर्तमान समाज के लिए। आधुनिक समाज या वर्तमान समाज के लिए इसके बारे में दिया गया। ठीक है, समझ गए? अब ये जो आधुनिक समाज और वर्तमान समाज है, इस समाज में हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? व्यक्ति में सहयोग की भावना हम देखते हैं, है ना? जिस प्रकार से सावयवी, जिस प्रकार से इसने स्पेंसर ने दिया है ना सावयवी सिद्धांत, स्पेंसर कहता है कि जिस प्रकार से मानव शरीर का निर्माण हुआ है, विभिन्न अंगों से मिलकर मानव शरीर का निर्माण हुआ, नाक, कान, मुंह, कान, है ना, पैर वैर, ठीक है, पैर, नाक, मुंह, कान, सब अलग अलग अंग है, सुनो, और सबका काम अलग अलग, सब अलग अलग अंग है, सबका काम अलग अलग है। और अगर कोई अंग काम करना बंद कर दे, अगर कोई अंग काम करना बंद करे तो कितना समस्या होता है नहीं? मान लो दांत नहीं है तो चला नहीं खा पाओगे, चावल चबा नहीं पाओगे, नहीं, आँख नहीं है तो देख नहीं पाएंगे। मतलब एक अंग का निष्क्रिय होने से हमने बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी समस्या झेलना पड़ता है ना? उसी प्रकार से समाज का भी निर्माण हुआ है। समाज के सदस्यों में सहयोग की भावना होता है, तब एक सावयवी एकता का निर्माण होता है। और प्रत्येक सदस्य, है ना, दुर्खिम कहता है भाई, प्रत्येक सदस्य को अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, है ना? जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो, अन्योन्याश्रित होना चाहिए। ठीक है, तब समाज जो है सुदृढ़ व्यवस्था और समाज एक अच्छी संतुलित व्यवस्था पर चल सकता है। समझ गए? ठीक है, चलो क्या देख रहे हैं जागेश्वर? है क्या? टॉम बोटोमर क्या चीज़? द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड गलत दिया है, नरे अच्छे से सर्च करना। द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसा है, अच्छे से बोला करना है। एंथनी गिडेंस, सही बोल रहे हैं? कल फिक्स बताना कौन है। ठीक है, दोनों बुक का नाम, द इंटरनेशनल लेबर ऑफ डिवीजन, द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, को कौन कौन लिखा है? दोनों बुक का नाम है। तुम लोग देख लिए, हम बता रहे हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं। जो सावयवी एकता वाला समाज होता है, इस सावयवी एकता वाले समाज में सामूहिक चेतना की भावना व्यक्तिगत होता है। ठीक है, इसमें व्यक्तिवादिता होती है। सावयवी एकता वाले समाज में सामूहिक चेतना,
सामूहिक चेतना की भावना में व्यक्तिवादिता, व्यक्तिवादिता परिलक्षित होता है। यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग, कहाँ गया ये, एक व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहा है तो कोई अपराध नहीं है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सामूहिकता की भावना दिख रहा है। जब कोई समूह में कोई कार्य हो रहा है, समूह में वो जो चीजें हैं वो हो रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे, है ना, यांत्रिकी एकता है। और जब व्यक्तिवादिता होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, है ना, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं, व्यक्तिवादिता अधिक होता है, वही बात है, व्यक्तिवादिता अधिक होता है। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो यांत्रिकी एकता में समरूपता था वो अब इस एकता में क्या हो गया है, भिन्नता की ओर आ गई है। ठीक है, जो यांत्रिकी एकता में हम समरूपता देख रहे थे ना, कार्यों में समरूपता, कहाँ लिखा हुआ है, कार्यों में समरूपता दिखाई देता था, अब यहाँ क्या हो गया है, कार्यों में भिन्नता। ठीक है, कार्यों में भिन्नता दिखाई देता है। ठीक है, हो गया, है ना। जिस प्रकार से यांत्रिकी एकता दमनात्मक कानून या दमनात्मक दंड व्यवस्था पर आधारित था, अब ये जो सावयवी एकता है ये किस पर, क्षतिपूरक, क्षतिपूरक दंड या कानून, क्षतिपूरक दंड या कानून व्यवस्था है। ठीक है, सावयवी एकता में क्षतिपूरक या, है ना, क्षतिपूरक दंड या कानून व्यवस्था हमें सावयवी एकता के अंतर्गत दिखाई देता है। हो गया। ठीक है, हो गया। अब ये जो सावयवी एकता है ये श्रम विभाजन के कारण उत्पन्न होता है ना, किसके कारण, श्रम विभाजन, क्योंकि श्रम विभाजन के होने से, श्रम विभाजन से उत्पन्न हुआ, क्योंकि श्रम विभाजन होने से क्या होता है, कार्यों का विभाजन हो जाता है और लोगों में एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं लोग, है ना, और लोग एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। श्रम विभाजन से उत्पन्न होता है क्योंकि इससे व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित हो जाता है। हो गया। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित हो गए। हो गया, लिख लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सावयवी एकता और यांत्रिकीय एकता। ठीक है, अब हम देखते हैं सावयवी एकता और यांत्रिकी एकता में क्या क्या अंतर है। ठीक है, क्या ऐसे चीज़ें हैं जिससे सावयवी एकता और यांत्रिकी एकता अलग अलग है ना। इसमें हम देखते हैं पहले संरचनात्मक आधार पर, सावयवी एकता और यांत्रिकी एकता में संरचनात्मक आधार पर हम ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं यांत्रिकी एकता में समानता आधारित एकता होता था, लेकिन सावयवी एकता भिन्नता आधारित एकता है। संरचना में परिवर्तन आ गया, इसकी संरचना क्या है, समानता, और इसकी संरचना भिन्नता। ठीक है ना। ये जो है अल्प विकसित समाज में दिखाई देता है, ये जो है
है ना। क्या यांत्रिकी एकता अल्प विकसित समाज में दिखाई देता है और ये सावयवी एकता जो है ये विकासशील समाज में दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए। ये जो एकता था इसमें धीरे धीरे तो परिवर्तन आ रहा है ना, धीरे धीरे परिवर्तन आया तभी तो सावयवी एकता बना। तो ये पहले वंश आधारित हुआ करता था, वंश पर निर्भर था, है ना, वंश आधारित था, लेकिन धीरे से परिवर्तन होकर इसी में ये जो वंश पे था अब ये भू भौगोलिक क्षेत्र आधारित हो गया, है ना। यांत्रिकी एकता ही वंश आधारित था और कुछ समय पश्चात यांत्रिकी एकता में ही भौगोलिक आधारित भू क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र पे आधारित हो गया, है ना। लेकिन ये जो एकता है यांत्रिकी एकता ये जनसंख्या पर आधारित है। समझ गए, याद रहेगा, हाँ याद रहेगा नहीं, ध्यान से सुनना। यांत्रिकी एकता सावयवी एकता, यांत्रिकी एकता आदिम समाज जो अल्प विकसित समाज है, सावयवी एकता आधुनिक समाज जो विकासशील समाज है। यहाँ पे सावयवी एकता दिखता है। ठीक है, ये जो यांत्रिकी एकता है इस यांत्रिकी एकता में विभेदीकरण है ना, विभेदीकरण हमें दिखाई नहीं देता है, कार्यों में समरूपता दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे विभेदीकरण दिखाई देता है, कार्यों में भिन्नता दिखाई देता है। समझ गए दोनों, कार्यों में भिन्नता और विभेदीकरण दिखाई देता है। ये जो सावयवी यांत्रिकी एकता है इसमें पहले वंश पर आधारित था, धीरे कुछ समय पश्चात ये भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर हो गया, लेकिन जो सावयवी एकता है ये जनसंख्या पर आधारित है। जितनी जनसंख्या बढ़ते जाएगी कार्यों का वितरण उतने ही होते जाएगा और कार्यों का वितरण होना मतलब एक सावयवी एकता का पहचान। समझ है, हो गया। चलो, जो दंड व्यवस्था है उसमें हम देख रहे हैं, इसमें अंतर हमने देखा। ये जो दंड व्यवस्था यांत्रिकी एकता का ये दमनात्मक दंड व्यवस्था दमनात्मक कानून व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन ये क्षतिपूरक कानून व्यवस्था पर निर्भर है। हो गया, दंड व्यवस्था भी देख लिए, क्षतिपूरक कानून और उसमें दंडनात्मक कानून। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उच्च तीव्रता दिखता है ना, यांत्रिकी एकता में उच्च तीव्रता दिखता है, उच्च निर्माणकता दिखता है और निरपेक्ष सामूहिक चेतना दिखता है। लेकिन यहाँ पे निम्न तीव्रता है ना, निम्न तीव्रता के साथ साथ यहाँ पे समाज की सापेक्षिक निरपेक्ष दिखाई देता है, सापेक्ष नहीं। ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से ये जो सामाजिक एकता है वो हुआ आज समाज। ठीक है, हमने दो अवधारणाएं कर लिए, दो अवधारणा ना, कौन कौन सा? पहला हमने किया श्रम विभाजन और दूसरा हमने किया सामाजिक एकता, और कल अब हम करेंगे सामाजिक तथ्य। ठीक है, सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य को इमानुएल दुर्खिम ने इसे क्या कहा है? वस्तु कहा। समाज में जो भी घटना घटित होता है ना गणेश्वरी, वो क्या है? वस्तु है। तो समझ में आया? नहीं ना? तुम लोग पढ़े तो हो गया, दुर्खिम नहीं पढ़े हैं? क्यों नहीं पढ़े? और दुर्खिम को पढ़ना चाहिए था। नहीं पढ़े हो?